Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is welcome to study. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, सेमेस्टर सेकेंड। तो हमने बिजनेस इकोनॉमिक के सारे नोट्स, सारे एक्सप्लेनेशन, सब कुछ हमने कर लिया है और मैंने सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग में भी, एक्सप्लेनेशन के साथ लॉन्ग वीडियो में, और शॉर्ट्स सिर्फ नोट्स जो चाहिए वो नोट्स शॉर्ट्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वहाँ से हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो एग्ज़ाम भी आ रही है तो आपको सब पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए। अगर कोई चैप्टर रह गया हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं उसके रिलेटेड भी नोट्स बना दूँगी, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाला है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है सेकेंड पार्ट। और लेकिन इसमें हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं थियरी पार्ट। तो हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम में सिर्फ थियरी कौन से चैप्टर से आने वाली है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की 2 थियरी आने वाली है, तो उसमें हम 2 थियरी ही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं। तो कौन से हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने हैं फाइनल्स के लिए? तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट जो है डिसोल्यूशंस का, ठीक है, डिसोल्यूशन अकाउंटिंग का। तो ये मैंने हेडिंग नहीं डाला है, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट डाला है, तो आप लोग समझ जाना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट कौन सा का है, डिसोल्यूशन वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट? तो पहला इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। हमें कैसे याद करना है कि पहले हमें रीड करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि सब लोग फॉलो करते हैं। किस लिए, क्यों फॉलो करते? ताकि वो प्रिपेयर कर सके, प्रेजेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि सब फॉलो करते हैं, जो कि फॉलो किया जाता है किसके लिए? प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो समझ आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन। अब हमें थियरी याद रखना, 7 मार्क्स का आएगा या 5 मार्क्स का आ सकता है, 6 मार्क्स का आ सकता है। तो हमें कैसे रखना है? सबसे पहले हेडिंग डालना इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद ये पहला चीज़ लिख देना, ठीक है। अब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फंडामेंट। अब सेकंड पॉइंट और सेकंड हेडिंग डालना फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है। हमने याद कर लिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, तो अब हम याद करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या क्या हैं। तो पहला गोइंग कॉन कॉन्सेप्ट, आपको पता ही है, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट चैप्टर थियरी में हमने पढ़ा था। गोइंग कॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और इसके बाद एक्रूवल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल कितने टाइप के हैं। 3 टाइप के फंडामेंटल्स हैं, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। तो पहला गोइंग कॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इट मीन दैट एंटरप्राइज हैज़ इंटेंस फॉर कंटिन्यू द ऑपरेशन फॉर फ्यूचर्स। अब गोइंग कॉन कॉन्सेप्ट नाम से पता चलता है कि लंबे टाइम तक, देखो इसमें मैंने ये शॉर्ट में ही लिखा है लेकिन मैं आपको बता दूं तो ऐसे लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस गोइंग कॉन कॉन्सेप्ट इन दैट द एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, अज्यूमिंग दैट देयर बिजनेस विल बी रन फॉर फ्यूचर, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। जो लंबे टाइम तक वो अज्यूम करते हैं कि मेरा बिजनेस लंबे टाइम तक चले, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहे, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो वही चीज़ है कि इसका मतलब जो एंटरप्रेन्योर है वो कंटिन्यूसली क्या इंटरप्योर करते हैं, इंटेंस करते हैं कि कंटिन्यूसली उनका ऑपरेशन जो है, मतलब बिजनेस जो है लंबे टाइम तक फ्यूचर तक चले, ठीक है। तो गोइंग कॉन कॉन्सेप्ट का मतलब ये है। अब सेकेंड क्या है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट मीन दैट सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब देखो कंसिस्टेंस मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई गई है सेम पहले ईयर में आपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई गई होगी आर फॉलो फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, ठीक है। जैसे कि आपने पहले साल में, इस साल में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाई गई होगी नेक्स्ट ईयर भी आप उसको फॉलो कर सकते हो और दूसरे ईयर भी उसको फॉलो कर सकते हो। तो सेम पॉलिसी आप फॉलो करते जा रहे हो तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट।
अब है हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा है, तो इसमें क्या याद रखना है कि इट मीन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन मर्केंटाइल सिस्टम ओनली। ठीक है, अब देखो ये पहला पॉइंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर किस में होता है, सिर्फ मर्केंटाइल सिस्टम ओनली, सिर्फ उसी पे ही होता है। इट इम्प्लाइज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन। अब इसमें क्या बताता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या बताता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, व्हेन ट्रांजेक्शन हैपन, जब कोई ट्रांजेक्शन हुआ होगा, ठीक है, तो अभी वो ट्रांजेक्शन लिखा रिकॉर्ड होगा बुक्स में। ठीक है, तब भी जब भी हैपन होगा तभी हमें रिकॉर्ड करना है। एंड नॉट व्हेन कैश इज़ रिसीव और पेड, जब ना कि जब भी कैश रिसीव हो या पेड हो तब हमें नहीं लिखना है। मतलब अगर जैसे काम हुआ नहीं और पैसा पहले दे दिया तो वो जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा अकाउंटिंग सिस्टम में। जो काम होने के बाद पैसा हो रहा है उसको हमारे साथ, जब भी ट्रांजैक्शन कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया होगा, मतलब ट्रांजैक्शन कर दिया होगा, तभी हम ट्रांजैक्शन बुक्स में लिखेंगे। नहीं तो ट्रांजैक्शन हुआ नहीं और उससे पहले पैसा मिल गया तो वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब हाँ, तो अब उसमें एक्रूवल कॉन्सेप्ट में ही है। हाँ, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में कुछ पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में, फंडामेंटल्स में। ठीक है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में बी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट एंटरप्राइज। अब देखो कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने अभी बताई थी, जो कंसिस्टेंसी है, मैंने बताया था कि जो अकाउंट पॉलिसीज़ हैं वो डिफरेंट एंटरप्राइज अडॉप्ट करती हैं अलग अलग। तो क्या करती हैं, मेथड, कोई एंटरप्राइज क्या करती है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करती हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये फॉलो करती हैं, या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज और इन्वेस्टमेंट, या तो फिर ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल एक्सेट्रा। तो ये कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है जो अलग अलग एंटरप्राइज फॉलोज करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ था, फंडामेंटल अकाउंटिंग था। ठीक है, अब थर्ड हमारा हेडिंग क्या होगा, ये तो उसी के अंदर आ गया। अब थर्ड हमारा क्या होगा कि द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ थी वो हमने देख ली, अब उसकी सिलेक्शंस करनी है थर्ड टॉपिक में। तो क्या है, द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिडर द सिलेक्शन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब इसमें क्या है, आप नाम से पता चला कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होगी, ये जो भी होगा उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, पर्पस ही है सेलेक्ट करना। सो क्या इफ़ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हैज़ नॉट बीन फॉलोड। अब जो भी अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसीज़ थी, कौन सी गोइंग कॉन कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंस कॉन्सेप्ट और एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है, GCA। ठीक है, GCA अगर फॉलो होगा, नहीं फॉलो होगा, देखिए ये फंडामेंटल अकाउंटिंग है, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे देन इट इज़ क्या है, देन दिस फैक्ट मी डिसॉल्व द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारी अगर ये फॉलो नहीं होगा तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने देना है। तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमारा डिसोल्यूशन। ठीक है, अब फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब नेचर क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी बनाई सेलेक्ट करने के बाद उसका नेचर देखना है कि क्या कैसे अप्लाई होता है, मतलब क्या इफेक्ट करता है। द अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर्स टू द स्पेशल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको हम लोग एक स्पेशल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल सकते हैं, उसको बताया जाता है। एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल, और जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं वो प्रिंसिपल जो हमने एडॉप्ट किया है या जो एंटरप्रेन्योर ने एडॉप्ट किया है इन द प्रिपरेशन, किसके लिए, प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो इस नेचर क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने ली है, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया ना, तो अब जो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी एंटरप्राइज जो सेलेक्ट की है तो वो किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो प्रेजेंट कर सके, प्रिपेयर कर सके, प्रेजेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। ठीक है, आई होप नेचर समझ आ गया। अब इसके अंदर भी, नेचर के अंदर भी 3 टाइप के होते हैं। कौन से कैसे, प्रूडेंस, सब्सिस्टेंस ओवर फॉर्म और मैटेरियलिटी। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि इट मीन दैट, ये मैंने लिखा था।
अब इसमें क्या होता है कि इट मीन्स दैट एंटिसिपेट द लॉस बट डू नॉट रिकॉर्ड द फ्यूचर इनकम। जो इसमें क्या होता है प्रूडेंस में कि जो भी लॉस हो रही है वो आप अपनी बुक में रिकॉर्ड करो, ठीक है। जो भी लॉसेस हो रहा है, जो भी एंटिसिपेट लॉस हो रहा है वो आपको लिखना है, लेकिन जो फ्यूचर का इनकम जो है, जो हमें फ्यूचर में इनकम मिलने वाला है उसको रिकॉर्ड मत करो। जो प्रेजेंट में जो हमें लॉस होने वाला है वो हमें लिखना है, लेकिन फ्यूचर इनकम हमें नहीं लिखना है। सेकंड क्या है, सब्सिस्टेंट ओवर फॉर्म। इट मीन दैट ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विथ एक्चुअल हैपनिंग एंड इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड नॉट बाय इट लीगल फॉर्म। अब इसमें के सब्सिस्टेंस में क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है हुए हैं अकाउंट के, शुड बी अकाउंटेड, वो लिखना है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करना है अकॉर्डिंग टू विद एक्चुअल हैपनिंग, मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन हैपन हुए हैं, मतलब हो चुके हैं, वो अकाउंट में लिखना है, वो ट्रांजेक्शन को लिखना है। शुड बी रिटर्न, ठीक है, अकाउंटेड। लेकिन जो इकोनॉमिक रिलेटेड है ट्रांजेक्शन और एंड नॉट इट लीगल, जो लीगल नहीं है, जो इकोनॉमिक के रिलेटेड है, वो नहीं लिखना है, ठीक है। ये सब्सिस्टेंस में है। अब मटेरियलिटी क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिसॉल्व ऑल द आइटम एंड फैक्ट विच आर sufficient enough to influence the decision of the user of a financial statement। अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो शुड बी, वो डिज़ोल्व होना ही है, ठीक है। जो भी उसके आइटम है, फैक्ट है, वो सफिशेंट है, इनफ है इन्फ्लुएंस करने के लिए जो भी डिसीजन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो, ठीक है। जो भी पुराने स्टॉक आइटम्स होते हैं, जो भी एसेट्स होती है, वो पूरी फिल हो जाती है, वो पूरी बिक जाती है, सब कुछ हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है पूरा फर्म, तो हम लोग उसको मटेरियलिटी बोलते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट का लास्ट क्या है, हमें ये ज़रूरी है लिखना एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि डिज़ोल्व ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी को ख़त्म करना है, ठीक है, डिज़ोल्व करना है टू इंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है उसको प्रॉपरली ध्यान से देखो, प्रॉपरली अंडरस्टैंड, समझो। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड। अब उसको देखना है कि वो ज़रूरी है देखना कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी लिया है, अडॉप्ट किया है प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, शुड बी डिज़ोल्व, पूरा डिज़ोल्व हो चुका है कि नहीं, ठीक है, डिस्क्लोज़र हो चुका है कि नहीं, मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ कब से, डिस्क्लोज़र हो चुका है कि नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के नोट्स और एक्सप्लेनेशंस के। तो ये पूरा थियरी है फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अब हम देखेंगे सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब हम बात करेंगे हमारा सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। क्या है सेकेंड, पहला तो डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ था, अब पहले स्टैंडर्ड में। अब दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारा है वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक। तो अब देखते हैं, इन्वेंट्रीज, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ इन्वेंट्रीज देख लेते हैं पहले। अब तुम बोलोगे कि ये तीन मीनिंग कहाँ से हुआ, तो ये एक ही मीनिंग है, बट मैंने सेपरेट पॉइंट वाइज लिखा है ताकि समझ आए, क्योंकि सबका अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो ये आपको एक साथ नहीं लिखना है, अलग अलग पॉइंट में लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने पॉइंट में लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आए। तो मीनिंग क्या है इन्वेंट्रीज का, ये इतना बड़ा मीनिंग ही है, ये नहीं कि कोई एक ही लिख के आओ, नहीं, तीनों मीनिंग ही है, ठीक है। इन्वेंट्री मीन हेल्ड, पहला है कि इन्वेंट्री क्या का मतलब है कि हेल्ड फॉर अ सेल, ठीक है, ये मेन वर्ड है, हेल्ड फॉर अ सेल, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब है हेल्ड फॉर अ सेल इन द ऑर्डिनर कोर्स ऑफ बिजनेस दैट इज फिनिश्ड गुड। पहला मेन वर्ड अंडरलाइन करके आना, हेल्ड फॉर सेल और फिनिशिंग गुड, ठीक है। सेल्स के लिए रेडी है, क्या होगा, सेल्स के लिए रेडी है तो कौन सा गुड्स होगा, फिनिशिंग गुड्स ही होगा, ठीक है। तो पहला मीनिंग है कि इन्वेंट्री का मतलब है कि सेल्स के लिए रेडी हो चुका है, हेल्ड फॉर अ सेल इन ऑर्डर टू कोर्स ऑफ अ बिजनेस दैट इज फिनिशिंग गुड्स, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोला है, इन्वेंट्री मीन यूज इन द प्रोसेस। आप देखो इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ये मेन वर्ड है, यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल दैट इज अ रॉ मटेरियल। ये आप देखो क्या बोला, प्रोसेस बोला, यूज इन द प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या होगा,
इन प्रोडक्शन ही होगा, रॉ मटेरियल ही बनेगा, ठीक है। तो ये मेन वर्ड मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वो करके आना। फिर थर्ड में क्या है, इट मीन कंज्यूम, ठीक है, इसका मतलब कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इन रिग्रेटिंग द सर्विसेज। अब सर्विसेज हमें रेंडरिंग द सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करना है, कंज्यूम करवाना है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ, इसका मीनिंग कैसे याद करना है। देखो कैसे याद करना, पहले ये लिखना कि इट इन्वेंट्री मीन यूज इन द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल्स, किसके लिए, सेल्स के लिए, दैट इज़ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये पहले तो प्रोसेस होगा, फिर उसका फिनिशिंग गुड्स होगा, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होगा, फिर ये मतलब सेल्स के लिए रेडी होगा, फिर ये फाइनली कंज्यूमर के पास जाएगा, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए। तो ऐसे आपको याद करना है। तो आई होप मीनिंग समझ आ गया। अब देखो सेकंड पॉइंट है हमारा मेज़रमेंट, और मैं बता दूं कि जैसे जैसे मैंने लिखा है ना, सेम वैसे ही लिख के आना, आगे पीछे मत करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी फिर लिखने में। मेज़रमेंट ऑफ अ इन्वेंट्रीज, अब हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं, हमने मीनिंग देख लिया कि कैसे करना है, अब उसको मेज़र कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो इन्वेंट्रीज वैल्यू एट लोअर कॉस्ट, अब इन्वेंट्री क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, लोअर कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अब देखो ऐसे डायग्राम बना लेना, याद करने के लिए ऐसे डायग्राम बनाना, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है, 3 डायग्राम ऐसे बना लेना। तो पहले मैं परचेसिंग कॉस्ट, कन्वर्जिंग कॉस्ट और अदर कॉस्ट, ठीक है, ये है फॉर्मूला, मतलब ऐसे बता रही हूँ कि इन्वेंट्रीज, ठीक है, फिर ये क्या है हमारा, क्या था, हाँ, लोअर कॉस्ट, और ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे बना लोगे तो आपको याद हो जाएगा डायग्राम। अब फर्स्ट है, हम लोग अब देखते हैं क्या था, कॉस्ट ऑफ परचेस, मतलब इसको डायरेक्ट मटेरियल भी, मतलब ये क्या होता है कि डायरेक्ट मटेरियल बोलते नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है, डायरेक्टली। तो कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या होता है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेस हमारा कितना हुआ, ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे करेंगे, देखो पहला है परचेस प्राइस, क्या है, जो परचेस प्राइस होगी वो टैक्स एंड ड्यूटीज़ जो भी होगी उसको प्लस करना है। फिर इनवर्ड इंश्योरेंस, यहाँ पे आइएगा, इंश्योरेंस कॉस्ट रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो भी इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, जो भी इनवर्ड परचेसिंग जो भी होगा उसको भी प्लस करना है, जो भी परचेस किया है वो। अब प्लस क्या करना है, अदर एक्सपेंडिचर, जो भी दूसरा खर्चा हुआ है उसको प्लस करना है, ठीक है। तो ये सबको प्लस करना है। अब माइनस के किससे माइनस करना है, वैल्यू, वॉल्यूम, डिस्काउंट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट है या कुछ है तो उसको माइनस करना है, और सब्सिडीज़ होगी उसको माइनस करना है, ठीक है। ये सब प्लस करने के बाद ये दोनों से माइनस कर देना है, तो आपको आपकी कॉस्ट ऑफ परचेसिंग पावर पता चल जाएगी, ठीक है। और ये डायरेक्ट मटेरियल को इफ़ेक्ट करता है, हार्म करता है, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर ही ये होता है, ठीक है। सो सेकेंड क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। अब ये क्या होता है, व्हेन इट इज़ इंकर्ड इन कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिशिंग गुड। अब देखो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब प्रोडक्ट परचेस तो कर लिया, अब उसको फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करने के लिए कितने कॉस्ट लगते हैं वो, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने में इनटू फिनिशिंग गुड्स में जो भी कॉस्ट लगेगा उसको कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा अब इसमें भी 2 टाइप के, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में भी याद रखना 2 टाइप के, फिक्स्ड प्रोडक्ट ओवरहेड, ये लिख के आना ओवरहेड। सेकेंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये 2 है हमारा, ठीक है। इसमें भी कन्वर्जन वाले में, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में 2 हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन को ओवरहेड। फिक्स में क्या होता है कि जो फिक्स होता है, जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट रिमेन रिलेटिव कांस्टेंट, ठीक है, रिगार्डलेस द वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। फिक्स मतलब फिक्स, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरियस डायरेक्टली और नियरली डायरेक्टली विथ हिज एक्रूअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम चेंज कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको हम चेंज जितना भी लगेगा वो हम इसमें दिखा सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट पर वॉल्यूम बता सकते हैं, ठीक है। और अदर कॉस्ट, थर्ड है हमारा अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट मीन्स अब दूसरा कॉस्ट, हमने प्रोडक्शन कर लिया,
नहीं, पहले हमने परचेस कर लिया, उसको फिर सेकंड में कन्वर्ट भी कर लिया, सब कुछ खर्चा कर लिया, लास्ट में दूसरा कॉस्ट का बचा, हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया बन के। अब उसको लेकिन पैकिंग तो करना होगा, उसकी क्वांटिटी कितना भरना है कितना नहीं, तो वो क्वालिटी देखनी होगी, कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट, तो ये सब दूसरे अदर कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। ये था कन्वर्जन का, ठीक, और अदर कॉस्ट का। ठीक है, मेज़रमेंट हम लोग ऐसे मेज़र करते हैं। अब आई थिंक एट द लास्ट है ये, हाँ लास्ट है, तो एक्सक्लूसिव कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब जो इसमें इंक्लूड नहीं है, इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट इन्वेंट्रीज, ये इंक्लूड नहीं होता कॉस्ट के अंदर। ठीक है, कौन से एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, ये इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, दूसरा स्टोरेज कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं होता है, और इंटरेस्ट एंड बोरोविंग कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकेंड जो था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंट का हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम लोगों ने थियोरी पार्ट समझ लिया। सो अब हो सकेगा तो मैं अगर मैं सॉल्व करूँगी प्रैक्टिस, तो मैं वो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करवा दूँगी, करवा दूँगी। ठीक है, तो ये नोट्स है, लिख लेना आप लोग, मैं रब कर देती हूँ। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यार, कम से कम तुम लोग भी तो थोड़ा वीडियो देख लिया करो। मेरा नोट्स बनाना, ये करना इतना इजी नहीं होता है, टाइम चाहिए होता है। सो आप लोग का ये मिल गया सारे नोट्स। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और कोई भी बिजनेस इकोनॉमी के चैप्टर रह गए हो तो वो भी मुझे बता देना, मैं भी वो भी करूँगी, और आपके साथ साथ मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम। थैंक यू।